तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आरएस कैसे बना जाए। आरएस बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो आरएस बनने के लिए सबसे पहली जिस चीज की जरूरत होती है वो है विल पावर, नियत, आदमी का जुनून। ये आप में है या नहीं है। सामान्यतया देखा जाता है कि आपके आसपास और आप खुद भी ऐसे विचारों से ग्रसित होते होंगे कि चलो यार पहले कोई जॉब सिक्योर कर लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं, पटवारी बन जाते हैं, कांस्टेबल बन जाते हैं, और उसके आगे फिर पढ़े हैं, उम्र पड़ी है, बाद में आरएस की तैयारी कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मारवाड़ी में कहावत है कि रोवता आवे जो मरियोडोरी खबर लावे। यानी शुरू से ही अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है अपने ऊपर, और जॉब सिक्योरिटी आपकी प्रायोरिटी रहती है, तो इसका मतलब आप आरएस बनने के लिए नहीं बने हैं। सबसे पहला तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि मैं बनूंगा। और शुरू में ही अगर ऐसा लगता है कि क्या पता आरएस की तैयारी करें नहीं बने तो फिर क्या होगा, तो इसका मतलब जो है वो आपके हौसले नहीं है। और हौसले फतेह की बुनियाद होते हैं। हौसले फतेह की बुनियाद होते हैं। कांपते हाथों से तलवार ना उठाओ। अगर तलवार उठाते समय ही हाथ कांप रहे हैं तो आप क्या युद्ध लड़ोगे। इसलिए कांपते हाथों से तलवार नहीं उठानी है, और कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास आप में होना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखो, नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम, बिकॉज बिग एम एंड ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स ब्रिंग आउट ए ग्रेट माइंड। असफलता अपराध नहीं है, बल्कि छोटा उद्देश्य रखना अपराध है। क्योंकि जैसा आपका उद्देश्य होगा उसके हिसाब से आपका दिमाग विकसित होता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि सब लोगों का दिमाग, किसी का दिमाग ज्यादा होता है, किसी का दिमाग कम होता है, और जिसका जितना ज्यादा दिमाग होता है वो जिंदगी में उतना बड़ा उद्देश्य जो है वो निर्धारित करता है। ये झूठ है। दिमाग के हिसाब से जिंदगी के उद्देश्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, बल्कि जिंदगी में जिस तरह के उद्देश्य रखते हो उस तरह का दिमाग विकसित होता है। आदमी जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। आप भविष्य में क्या बनने वाले हो ये आप खुद ही तय करोगे। आप जो सोचोगे वही आप बनोगे। और यहां तक कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने कहा है, जो भूतों को भजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, और जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है। भजने का मतलब जो स्मरण करता है, चिंतन करता है। तो जैसी चीजों, भूतों का मतलब यहां पे भूत वो नहीं है, वहां पे भूत पदार्थ है, यानी भौतिकवादी संसार। जो व्यक्ति भौतिकवादी वस्तुओं के बारे में स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसे वो भौतिकवादी वस्तुएं मिलती है, और जिससे जो मेरे बारे में स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसे मैं मिलता हूं। तो कुल मिला के उस जमाने में कृष्ण भगवान ने ये कह दिया था कि आदमी जैसा चिंतन करता है, जैसा सोचता है, व्यक्ति वैसा ही बनता है। अब आप सुबह से शाम तक मास्टर मास्टर मास्टर, पटवारी पटवारी पटवारी, कांस्टेबल कांस्टेबल कांस्टेबल, यही आपके दिमाग में अगर रहेगा तो ये तय है कि आप यही बनोगे। इसमें आपका दिमाग ज्यादा है कम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और दिमाग कम ज्यादा का तो सीधा सीधा उदाहरण आपके आसपास है, और वैसे भी सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें देखने को खूब मिलती है। सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो शुरू में ही या तो एसटीसी करके मास्टर बन जाते हैं, या डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं। फिर उनमें से थोड़ा जो कम इंटेलिजेंट होते हैं वो बाद में बीएड करके मास्टर बनते हैं, या थानेदार बन जाते हैं, या एसएससी में चले जाते हैं। उनसे भी जो कम दिमाग वाले होते हैं, थोड़ा ज्यादा नहीं सोचते हैं, वो आरएस आईएएस बन जाते हैं। आरएस आईएएस वही जो जिससे और कुछ ही नहीं होता, वही तैयारी करता है। या तो वो बनता है आईएएस जो सब कुछ ही कर सके, या फिर वो जो कुछ ही नहीं कर सकता। और जो जिनमें इससे भी कम दिमाग होता है, आईएएस आरएस भी नहीं बनते हैं, वो राजनेता बन जाते हैं, और आरएस आईएएस उनके जाके धोख देते हैं। और जो राजनेता बनने जितनी भी अकल नहीं होती है जिनमें, वो बाबे बन जाते हैं, और जो नेता और मंत्री होते हैं वो भी बाबा जी के जाके धोख देते हैं। और अगर सत्ता और पावर के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से हमारे देश में इस समय बाबे सबसे पावरफुल जगह पे बैठे हैं, कुछ ही नहीं करना पड़ता उन्हें, और सब आगे धोख देते हैं। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं,
अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित करते हैं और अपने मनमाने तरीके से रहते हैं। और उससे नीचे राजनेता, उससे नीचे अफसर, और उससे नीचे ये डॉक्टर इंजीनियर। तो कहां है दिमाग? दिमाग से नहीं, आदमी सोचता क्या है, बनना क्या चाहता है। इसलिए प्लीज, और ईश्वर इतना अन्याय प्रिय नहीं है, वो लगभग सबको एक जैसा सही दिमाग देता है। बस कौन अपने दिमाग का प्रयोग करता है और कौन नहीं करता है, कौन शुरू में ही डर जाता है, कौन शुरू में ही डिफेंसिव हो जाता है कि बस अपने तो लाइफ जॉब सिक्योर करना है। अरे ऋग्वेद काल में निर्वाह आधारित अर्थव्यवस्था थी, सभी लोग मिलके प्रोडक्शन करते थे तो सब लोगों का पेट भर सकता था। ऋग्वेद काल में, आज से 4,500 साल पहले की बात है, सॉरी 3,500 साल पहले की बात है। उसके बाद 3,000 साल पहले उत्तर वैदिक काल में सरप्लस प्रोडक्शन होने लग गया था। सरप्लस प्रोडक्शन यानी सभी लोग अगर कमाएं तो सब लोगों का पेट भर जाए और उससे भी थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लग गया था। तो समाज के कुछ जो इंटेलिजेंट लोग थे, जिनको सत्ता चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई, अब सबको कमाने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग तुम कमाओ, मेहनत करो, और हम लोग व्यवस्था देखेंगे, हम लोग शासन चलाएंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और उससे हमारा समाज और संस्थाएं संचालित होनी चाहिए। तो ये सत्ता की दौड़ उस समय शुरू हो गई थी। व्यक्ति को पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, और हर व्यक्ति को लगता है कि लोग उसके एग्जिस्टेंस को, उसके अस्तित्व को रिकॉग्नाइज करें, पहचाने, और हर आदमी उसके लिए कोशिश करता है। ये एक अलग बात है कि सामान्यतः तुम लोग जो है कहते हो कि लड़कियों को तारीफ बहुत अच्छी लगती है। तारीफ सबको अच्छी लगती है, हर व्यक्ति को तारीफ अच्छी लगती है। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं, मुझे तारीफ नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ये कहता है मुझे तारीफ नहीं चाहिए, वो व्यक्ति भी ये बात इसीलिए कहता है कि लोग उसकी तारीफ करे वाह कितना सिंपल है। कुछ लोग सादगीपूर्ण तरीके से रहते हैं, वो भी इसीलिए रहते हैं। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि समाज उसको रिकॉग्नाइज करे, उसके अस्तित्व को स्वीकारे, और उसके बारे में कुछ कहे, उसकी प्रशंसाएं करे। और ये एक जीवन है जिसमें जो कुछ भी करना है वो करना है। पुनर्जन्म होता है, हिंदू धर्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है। अब वो तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है, अभी हमें तो पता नहीं है, किताबों में लिखा हुआ है ऐसा। ईसाई और इस्लाम में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते वो, लेकिन वो भी मानते हैं कि मरने के बाद कयामत के दिन, डूम्सडे के दिन हिसाब किताब होगा सबका, और किसी को जन्नत और किसी को जहन्नुम जो है वो दिया जाएगा, स्वर्ग और नरक मिलेगा। हमने वो भी देखा नहीं है अभी। हमारे सामने ये एक जिंदगी है, न इसके पहले वाले के बारे में पता और न इसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं है। ये एक जिंदगी है और इस जिंदगी को ढंग से जीना है। इस एक जिंदगी में ही 8-10 जिंदगियों जितना आनंद लेके जीना है, ये तय कर लो, 8-10 जिंदगियों जितना। और उसके लिए हमारे पास सत्ता होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। इस जिंदगी को कीड़े मकोड़ों की जिंदगी की तरह नहीं जिया जा सकता। ये तय कर लो कि क्या कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीनी है। रोज सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं तो खबरें आती है कि मर्सिडीज ने अपना नया मॉडल लॉन्च किया जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। हवाई यात्राएं हुई सस्ती। भारतीय विदेश घूमने के लिए जाने वालों भारतीयों की संख्या बढ़ गई। इतने पिछले साल इतने लाख गए थे, इस बार इतने लाख गए। मुकेश अंबानी रामबाग पैलेस में ठहरा और एक रात का ही खर्चा इतने करोड़ रुपए आया। क्या हम ये खबरें पढ़ने के लिए जन्मे, या हम खुद ही मर्सिडीज के शोरूम में जाके और कि कौन सा मॉडल लॉन्च हुआ है, अच्छा इसमें क्या क्या फीचर, अच्छा यही है क्या, इससे ज्यादा अच्छे वाले फीचर नहीं है। चलो खैर कोई नहीं, नहीं भी है तो कोई नहीं, अगला आएगा तब खरीद लेंगे। ये अभी तो एक बुक करो मर्सिडीज, देख लो जिंदगी एक ही है।
और आप कैसा क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे उससे तय होगा सब कुछ। अनेक उदाहरण है आपके आसपास, अभी देख लेना। सोनी लिव पे इन दिनों बहुत चर्चित रह रहा है स्कैम 1992 अरशद मेहता। कितने साधारण परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति कितना महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इस तरह की महत्वाकांक्षाएं पाल के और उनको गलत तरीकों से जो है वो पूरी करें, लेकिन कम से कम महत्वाकांक्षाएं पालें तो सही, जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचें तो सही। ये तो सोचें कि हम ये कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जिएंगे। और सही कहता हूं, मैंने दोनों तरह की जिंदगी देखी है। रेलवे स्टेशन पे मालानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रात में 11 बज जाता था और ट्रेन हर 1 घंटे लेट, 1 घंटा और लेट, 1 घंटा और लेट, सुबह के 8 बजे रवाना होती थी और पूरी रात रेलवे स्टेशन पे मच्छर काटते थे। और अब मैं 1 करोड़ की ऑडी में बैठ के जाता हूँ गाँव। फर्क तो है, देख लो। वैसे ये बातें तुम्हारे समझ में आएगी कि नहीं, क्योंकि आजकल फेसबुक पे ऐसे खूब सारे लोग हैं जो उपदेश झाड़ते रहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। हे मनुष्य, क्यों इन भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है? तो ये जो इस तरह के जो बकवास उपदेशक है ना, प्लीज एक तो इनकी बातें मत सुनो और उनकी बातों की बजाय मेरी बात सुनो। और वैसे वो निकम्मे है वो उपदेशक जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि ये इंडिया है। वैसे ही कोई नहीं भाग रहा है भौतिक वस्तुओं के पीछे, सारे आलसी हैं, निकम्मे हैं, कोई काम कर नहीं रहा है। उल्टा सरकार को नरेगा जैसे काम चला करने पड़ते हैं कि निकम्मों को रोजगार दो। कौन भाग रहा है? तो ऐसा देश जिसमें कोई काम करना ही नहीं चाहता है, सारे के सारे आलसी हैं, पड़े रहते हैं, सरकारी योजनाओं का इंतजार करते हैं, उस देश में क्या इस तरह के उपदेश वाजिब है? मत भागो पैसे के पीछे, और पैसा ही सब कुछ नहीं है, और बहुत चीजें दूसरी होती है जीवन में। भाई मुझे तो हंसी आती है जब मुझे कई लोग कहते हैं कि तक क्या कर रहे हो, पैसा साथ नहीं चलेगा, मरने के बाद पैसा साथ नहीं चलेगा। अरे भाई, मरने के बाद नहीं चलेगा, पर मरने से पहले तो जिंदगी भर साथ चलेगा। और ये मुझे भी पता है कि मरने के बाद नहीं चलेगा, पर जब तक जिंदा है तब तक तो साथ रहेगा, और जिंदा है तब तक पैसे की जरूरत भी रहेगी। फिर वो कहते हैं जिंदगी जी लो। अब एक ऐसा आदमी जो गांव में बैठा है, आलसी निकमा है, काम धंधा करता नहीं, और वो मुझे कहता है जिंदगी जी लो। अरे मैं जी रहा हूं जिंदगी। मैं इतनी महंगी गाड़ियों में बैठ के घूमता हूं, मैं साल में 2-3 बार विदेश जाके मतलब पर्यटन घूम के आता हूं, और घूम के आके वापस कहता हूं यूरोप में कुछ नहीं है। पहले भी कहता था कि यूरोप में कुछ भी नहीं है, पर पहले घूमने जा नहीं सकते थे इसलिए कहते थे। अब घूम के आते हैं और फिर स्टाइल में जो कुछ नहीं पड़ा रहे, अपना देश तो अपना देश है। अब वापस आके जो ये बात कहने में जो आनंद है वो पहले नहीं था। तो इस तरह से ऐसे लोग उपदेश देते हैं अपने को और आपको, और आप जैसे जो बेवकूफ लोग हैं वो मान और लेते हैं। तो प्लीज इन कहावतों को बदलो। संतोषी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी नहीं होता है, संतोषी सदा दुखी होता है। जिसने पहले संतोष कर लिया जिंदगी में, बाद में पछताएगा, क्योंकि उसके बराबर वाले और उसके बाद वाले अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से जब आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी में, और उसे जब उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, उनका सबॉर्डिनेट रहना पड़ेगा, तो अफसोस होता है जिंदगी भर। हमारे जो सीनियर्स थे, आरएस की तैयारी करते थे और अलाइड सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए थे, उनकी स्थिति देखते हैं हम। तो प्लीज कहावत बदलो और इससे कहो संतोषी सदा दुखी। दूसरा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। अरे जो भाग्य में लिखा है और समय पे आने पे मिलना है तो वो तो मिलना ही है, उसमें अपनी क्या उपलब्धि है? अपनी उपलब्धि तो ये है, अपनी कहावत उल्टी होनी चाहिए, मुझे समय से पहले चाहिए और भाग्य से ज्यादा चाहिए, और नहीं मुझे ये सादा जीवन उच्च विचार। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार वाले भी भाषण देने वाले खूब मिल जाते हैं। अरे निकमो, अगर सादा जीवन उच्च विचार सब अपना ले देश में, वैसे ही सबका जीवन सादा ही है। ज्यादातर लोग गरीबी की रेखा से या तो नीचे है या फिर थोड़े बहुत ऊपर है, सब सादगीपूर्ण ही रह रहे हैं। इस देश में ये सादा जीवन उच्च विचार के उपदेश देने की जरूरत नहीं है।
और वैसे ही सब सादगीपूर्ण रहने लग जाएंगे, सब कारें खरीदना बंद कर देंगे, सब जो है मकान बनाने बंद कर देंगे, कुटिया में रहना शुरू कर देंगे, सब 10-10 20-20 जोड़ी अगर कपड़े खरीदना बंद कर देंगे, तो ये इंडस्ट्री पूरी तबाह हो जाएगी। फिर इकोनॉमी का नॉलेज नहीं, डिलीवर का और उपदेश देने का। इसलिए प्लीज फेसबुक के ऐसे उपदेशकों से दूर रहो और बी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपकी महत्वाकांक्षाओं को आप गलत तरीकों से पूरा करें, ईमानदार प्रयासों से किए जा सकते हैं। और ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और ईमानदार तरीके से पूरी करते हैं, और उन महत्वाकांक्षी लोगों की वजह से समाज यहां तक पहुंचा है। हम नंग धड़ंग घूमते थे, कंदमूल खाते थे, वो भी उस समय भी ये ऐसे कहने वाले लोग थे कि क्यों भाग रहे हो इन चीजों के पीछे, हम जैसे रह रहे हैं बहुत अच्छे रह रहे हैं। तो उस स्थिति से यहां तक जो समाज आया है वो महत्वाकांक्षी लोगों की वजह से आया है, भौतिकवादी चीजों के पीछे भागने वाले लोगों की वजह से आया है। अब आप तय कर लो आपको क्या बनना है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसे निकम्मे उपदेश न सुन के और महत्वाकांक्षी बनोगे और मुझे आरएस बनना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आरएस तो बन जाएंगे, पर आपने जो कहा कि आरएस अधिकारी मर्सिडीज नहीं खरीद सकता, वो हवाई यात्राएं इतनी नहीं कर सकता। बिल्कुल, तो 2.5 करोड़ की मर्सिडीज ईमानदारी से नौकरी करेगा तो नहीं खरीद सकता। और मैं भी कहूंगा कि अगर आप आरएस बनो तो अच्छे और ईमानदारी से जॉब करें, क्योंकि ईमानदारी से जो सुकून मिलता है वो कोई मर्सिडीज या दूसरी चीजें नहीं दे सकती। लेकिन जब आप आरएस अधिकारी होंगे या आईएएस अधिकारी होते हैं और एक मर्सिडीज में आया हुआ आदमी आपके ऑफिस के बाहर बैठ के आधे घंटे तक वेट करेगा आपसे मिलने के लिए, पर्ची भेजेगा अंदर और आप बैठा के रखोगे उसको। बड़े बड़े लोग, पैसे वाले जो लोग हैं वो, और उस समय आपको जो वो भले 10 घंटे या 10 महीनों से 10 साल से मर्सिडीज में घूम रहा है, लेकिन आपकी उस एक फीलिंग मात्र से हो जाएगी, संतुष्टि होगी। और हाँ, उस मामले में सत्ता जो है वो मैं तो खुद भुगत कई जगह शादियों में जाते हैं तो मेरे खुद के स्टूडेंट वहां मिलते हैं जो अफसर होते हैं, आरएस हैं, तहसीलदार हैं। तो एक शादी में तो गया, मेरे स्टूडेंट ही था साथ में जो तहसीलदार थे, और अब वहां पे लोग जितने ही आए वो सब हो तहसीलदार साहब आपकी ड्यूटी कहाँ है, अच्छा तहसीलदार साहब, अच्छा तहसीलदार साहब। तो तहसीलदार साहब को लगा कि सर की बेइज्जती हो रही, सर को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो वो इंट्रोड्यूस करे मुझे कि ये मेरे सर हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया, इन्होंने हमें यहाँ तक बनाया और इसलिए आज हम यहाँ हैं। तो सभी लोग अच्छा साहब 1 मिनट के लिए मेरी तरफ मुड़े और गया, अच्छा साहब बहुत बढ़िया साहब बहुत बढ़िया। अच्छा, और फिर वापस उनकी तहसीलदार साहब की तरफ देख के जो है उनको ही घेरे, उनको लगे काम तो ये आएगा, तहसीलदार अफसर हैं। तो ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये जो मर्सिडीज उनमें नहीं है जितनी इसमें। एक आईएएस का तबादला होता है, न्यूज आती है पेपर में, ठीक है। तो ये जो सोशल रेपुटेशन है वो और भी ज्यादा बड़ी चीज है जो आप आरएस और आईएएस बन के जो है वो अर्जित कर सकते हैं। हालांकि वो जब काफी कोशिश की मेरे स्टूडेंट ने कि भाई सर की तरफ कोई तो ध्यान दे, नहीं दे, लोगों ने नहीं दिया, और फिर उसने मेरी तरफ जो है एक वैसे नजर से देखा कि सॉरी सर, अब मैं इस समाज का कुछ नहीं कर सकता, वो आपको नहीं समझ सकते, और अब ये तो मुझे ही सम्मान देंगे तो मुझे ही देंगे, ठीक है। तो वो चीज इसमें है प्रशासनिक सेवाओं में। तो वो जो सोशल रेस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, वो पैसे से भी नहीं आ सकती जो इसमें आती है। तो वो अलग खुशी का स्तर होता है, अलग खुशी का लेवल होता है। तो प्लीज महत्वाकांक्षी बने और जीवन में ये तय करें कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आरएस बनना है। और मैं तो कहूँ आरएस से भी ज्यादा आप आईएएस के बारे में सोचें, और जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे। ये तय है, आप ही तय करेंगे कि आपको जिंदगी में क्या बनना है। तो आरएस बनने के लिए या आईएएस बनने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो विल पावर होना चाहिए कि बनूंगा। जब मैंने सोचा था, मेरे परिवार में मेरे पिताजी फौजी थे, दूर दराज तक रिश्तेदारों में कोई अफसर नहीं था, न कोई बहुत पैसे वाला कोई व्यक्ति था, साधारण से बाड़मेर जैसे जिले के अंदर जन्म हुआ, गांव में, वहां पे भी छोटा सा बुढ़ीवाड़ा छोटा सा गांव है, वहां पे जन्म हुआ, और उसके बाद कहीं कोई प्रेरणा लेने के लिए ऐसे नहीं थे, उल्टे कंट्रोल करने वाले लोग थे। आपको तो अब भी लोग प्रेरणा देने वाले होते हैं, आसपास घर वाले चाहते हैं कि हमारा बेटा बन जाए। हमारे टाइम में तो जब हमने तय किया मैंने कि भाई मैं बनूंगा आईएएस बनूंगा,
सबसे पहले घर में पूछा, अच्छा ये होता क्या है? मैं, ये कलेक्टर बनता है। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ढंग से देखा, उनको लगा छोरा का दिमाग खराब हुआ, पाँवकड़ी चुकी रही, दिमाग खराब हो गया। भूपा जी के पास लेके गए कि दिमाग खराब हो गया, सही करो इसको, समझो, देखें। और मुझे कहा कि तू तो बन जा कांस्टेबल या मास्टर, हम मान लेंगे, हमारे लिए तो तू कलेक्टर है, बस बन के तो दिखा दे कुछ तो, और तेरे लखन है उस हिसाब से तो तू वो बनता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो हमारे जमाने में तो इस तरह से लोग जो है, और मैं तो हॉस्टल में, मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही वैसा था, मतलब बहुत वैसा खराब था। मेरे 50% से ज्यादा नहीं बने परसेंटेज। फिर भी जब मैंने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, मैं आरएस की तैयारी करूंगा, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि देख दिलीप, तेरी तो कोई इज्जत नहीं है, पर इस आरपीएससी और यूपीएससी की तो इज्जत है, इसकी तो इज्जत का ख्याल रख। तेरे जैसे लोग ही जब ये तैयारियां करने लग जाएंगे तो उनकी इज्जत चली जाएगी, इसलिए रहने दे तू। तो इस तरह के कमेंट सुनने पड़ते थे, लेकिन विल पावर था कि नहीं, करेंगे तो कुछ ढंग का ही करेंगे, ये मास्टर और पटवारी ग्राम सेवक तो नहीं बनेंगे। ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, हालांकि मैं था, ठीक था, इतना कमजोर भी नहीं था, पर पढ़ाई में थोड़ा लापरवाह था। फिर भी मेरे साथ पढ़ने वाले लोग जो हैं, जिनके 80% थे, उन्होंने कभी हिम्मत ही नहीं की, उनका सपना ही ये था मास्टर बनना। और आज सभी, कोई मास्टर बना हुआ है, कोई पटवारी बना हुआ है, कोई थानेदार बना हुआ है। तो प्लीज, आदमी जैसा सोचता है उसके साथ वैसा होता है। आप अपना भविष्य खुद निर्धारित कर सकते हैं, और ये सबसे पहली चीज है आपके अंदर ही होनी चाहिए। बाकी कोचिंग संस्थान, पढ़ाई, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, ये कोई मैटर नहीं करते। मैटर करता है तो सिर्फ और सिर्फ आप मैटर करते हैं। इसलिए सबसे पहले ये असमंजस की स्थिति छोड़ दें। मुझे लगा था कि मैं तैयारी करूंगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, बीपीएल वाली जिंदगी जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अफसोस नहीं करेंगे किसी कभी इसी बात का कि अपने तैयारी में इतने साल जो है वो क्यों लगा दिए। क्योंकि ये सपना है और पूरा करने के लिए पूरे मन से मेहनत की, कोशिश की, और होगा, नहीं होगा तो और देखी जाएगी। और उसके बाद भी जब फेल होते थे और दूसरे लोग सिंपैथी जताते थे, तो सिंपैथी कभी स्वीकार नहीं होती थी, कभी नहीं। लोग आके कहते यार तेरी तो किस्मत ही खराब है यार, तू तो इतना मेहनती है, ये तो नहीं, काहे की किस्मत खराब है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, दौड़ खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि अगले मोड़ पे मिले और तू बहुत पीछे दिखे, तो लोग कहते भी थे कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक। तो आप विल पावर और पेशेंस, ये दो चीजें। और होता क्या है कि लोगों का विल पावर तो होता है मशान या वैराग्य, शमशान का वैराग्य होता है, वो वैसे वैराग्य तो आता है लोगों को, जोश तो आता है एकदम से, लेकिन डच करेज की तरफ फट से जो है थोड़े दिन में खत्म हो जाता है। तो विल पावर के साथ साथ पेशेंस होना चाहिए। मैंने 1997 में ग्रेजुएशन किया था, बीएससी की थी। 2006 में आखिरी अटेम्प्ट दिया था आईएएस का, नहीं हुआ, और फिर 2006 में फिर मैंने कोचिंग शुरू की थी। और ये कोचिंग ढंग से चलनी, क्योंकि 2008 वाला आरएस का रिजल्ट 2011 में आया था। तो 2011 में कोचिंग जब पहला अच्छा रिजल्ट आया, तो ऐसी ढंग से चलने लगी कि ताकि कोचिंग के खर्चे पूरे हो सके और मैं कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकूं। 14 साल का वनवास या तो भगवान राम ने भुगता था, या मैंने 14 साल तक जो है। पर मुझे कभी, ऐसे लोग कहते हैं 14 साल संघर्ष किया, नहीं, मैं कोई संघर्ष नहीं किया। अपने 14 साल भी हमेशा खुश रहते थे और खुद पे भरोसा होता था, पॉजिटिविटी से भरपूर रहते थे, मौज करते थे। और लोग यही कहते थे कि बेशर्म, देखो अभी थोड़े दिन पहले फेल हुआ है और आज वापस पार्टियां कर रहे हैं। ठीक, तो सॉरी, मतलब कि आज देखो कैसे चल रहा है, ऐसे अकड़ के चल रहा है, शर्म ही नहीं आती। फेल होने का थोड़ा बहुत अफसोस होना चाहिए, नहीं, कभी भी इस चीज को नहीं, क्योंकि पॉजिटिविटी से एनी टाइम जो है वो भरपूर जो रहते